चलिए, तो कल हम लोग देख रहे थे पार्ट 1। हम लोगों ने सिलेबस थोड़ा सा देखा था कि कैसे पढ़ते हैं। तो 3 कैटेगरीज मैंने बताई थी: इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब रेस्ट पे रहता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जब चार्ज मोशन में रहता है तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वाले चार्ज को हम यूनिफॉर्म मोशन वाला चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। एक और इफेक्ट, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, लाइक केमिकल इफेक्ट, लाइक हीटिंग इफेक्ट, वी विल डिस्कस इट लेटर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चार्ज की तरह तो रहेगा ही, फोर्स लगाएगा ही, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, साथ ही साथ एक वेव भी जनरेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो दैट विल बी अवर लास्ट चैप्टर, है ना।
तो लास्ट के 2 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं, है ना, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्टरनेटिंग करंट भी, क्योंकि वहां पे करंट चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसीलिए वो भी एक बहुत छोटी लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता जरूर है ना। तो खैर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? in this chapter we will deal with static charge, static electric charge, static electric charge। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ क्या डील करेंगे, क्या करता है ये? तो इसके 3 एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स और फील्ड में बस डिफरेंस ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज वो किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है, कितने भी कूलम का हो सकता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब एक चार्ज दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। और तीसरी बात की स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन to change the position of electric charge is it can change changes potential energy of what? Electric charge। तो ये 3 बातों की स्टडी हम किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहली बात इलेक्ट्रिक फोर्स की, दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, और तीसरी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक और पोटेंशियल आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। तो ये चीज है। अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब धीरे धीरे अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने डेफिनेशन कल ही बता दी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर डेफिनेशन देखी जाए, फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। डेफिनेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। और इसको हम मेजर कैसे करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसको हम मेजर करेंगे कूलम में, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इसके चार्ज जो प्रॉपर्टी होती है कितने टाइप की होती है? तो ये 2 टाइप की होती है बेसिकली, जिसको इस टाइप को हम, जो टाइप बताता है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी which differentiate between two kinds of charges। चार्ज 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करती है 2 तरह के चार्जेस को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। अब बात में आती है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप ग्लास को और एक प्लास्टिक को आपस में रब करोगे, क्या करोगे? रब करेंगे, तो आफ्टर रबिंग जो ग्लास होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो प्लास्टिक हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कन्वेंशन ह्यूमन मेड ही है। अगर ग्लास को नेगेटिव ले लिया होता और प्लास्टिक को पॉजिटिव ले लिया होता तो वो हमको लेना पड़ता। हम फिजिक्स में बार बार कन्वेंशन चेंज करेंगे तो वो हमारे लिए ही घाटे का सौदा है ना। तो आप मैंने बात करी क्या कि चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज की यूनिट, चार्ज के टाइप, है ना। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट कि ये है तो स्टडी ऑफ चार्ज,
लेकिन इसको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये नाम कहां से पड़ा भाई? और सबसे पहले चार्ज देखा कहां गया? मैंने क्या बोला था कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो सबसे पहले एक स्टोरी देखते हैं। 600 बिफोर क्राइस्ट में, 600 बिफोर क्राइस्ट में जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, आज जैसे अमेरिका है वैसे ही उस टाइम पे ग्रीक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। मतलब अमेरिका को हम सबसे डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं ना इस समय अर्थ पे, हालांकि अब उसकी भी हालत खराब है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन में एक मटेरियल वो लोग यूज करते थे, दैट वाज नोन एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, ये मत सोचना मैंने गलत लिखा हुआ है। दैट वाज नोन एज इलेक्ट्रॉन। हम, ये ग्रीक वर्ड है और आज की डेट में इसका नाम है इंग्लिश में, दैट वी कॉल इट एम्बर। हम क्या बोलते हैं इसको? एम्बर। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती थी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती थी कि ये इलेक्ट्रॉन जब फर से, फर समझते हो ना, फर वो रुए वाला कपड़ा, तो जब उससे रगड़ा जाता था, उससे रब किया जाता था, तो रब करने के बाद उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती थी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी ये आ जाती थी कि वो अपने से काफी लाइट ऑब्जेक्ट्स को, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता था। क्या करता था? लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता था। और वहीं सबसे पहले चार्ज देखा गया। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि ग्रीक सिविलाइजेशन में एक मटेरियल यूज होता था इलेक्ट्रॉन, उसको वो लोग बोलते थे, लेकिन हम लोग आज जिस नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज एम्बर। और एम्बर को जब फर से रगड़ा जाता था या रब हो जाता था, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती थी, और उस प्रॉपर्टी की वजह से वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाता था। और इसी वजह से जो अब चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रो वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, ये सारे वर्ड्स कहां से आए हैं? इलेक्ट्रॉन, ग्रीक सिविलाइजेशन से आए हैं, है ना। चलो, अब नाम आप लोग को ये वर्ड कहां से कॉइन हो गया ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि चार्ज की प्रॉपर्टी पे। सर नोट करने का टाइम दीजिएगा। बेटा मैं जब वीडियोस शेयर कर ही दूंगा तो फिर क्या दिक्कत है? सर तो एक बार देखेंगे, फिर एक बार और देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा प्रॉपर्टीज पढ़ाने से भी पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर ये चार्जिंग है क्या, ये चार्जेस हैं क्या, कहां से आते हैं ये चार्जेस, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या देखते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक मेथड की बात तो मैंने आपसे शायद 2-3 बार तो बोल ही दिया होगा, रबिंग, कि कहीं भी कोई चीज रब करोगे तो वहां पे चार्जिंग होने के चांसेस है। अब ये चार्जिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे बॉडी पे चार्ज आता है, चार्ज है मतलब चार्ज कैसे आता है, चार्ज वाली प्रॉपर्टी कैसे आती है, तो इसके 3 मेथड्स देखे गए। सबसे पहले जो मेथड देखा गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन और रबिंग। फ्रिक्शन और रबिंग पैरेलली देखते भी रहो, है ना। फ्रिक्शन और रबिंग कोई बहुत ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है जो कि एकदम नहीं, जब अभी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स आएंगे कूलॉम्स लॉ से, तब वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, अभी तो आराम से चल रहा है। तो फ्रिक्शन और रबिंग। दूसरा मेथड क्या है? कंडक्शन। दूसरा मेथड क्या है? कंडक्शन। और तीसरा मेथड क्या है? इंडक्शन। ये है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक मेथड लेकर के चलते हैं कैसे होती है आखिर ये चार्जिंग। तो मैं नीचे के 2 मिटा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन और रबिंग।
देखो, दो बॉडीज लिया, है ना, इस बॉडी का नाम है ए और इस बॉडी का नाम है बी, या नाम की जगह मैं ले लेता हूं, ये बॉडी है प्लास्टिक और ये बॉडी है ग्लास। ये बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है और ये बॉडी ग्लास की बनी हुई है। अब दोनों को क्या किया, दोनों बॉडीज को बहुत तेजी से हमने एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिया, रब कर दिया। देखो, रब कर दिया। तो रब करने की वजह से ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, देखो फ्लो चार्ट बना रहा हूं, हीट जनरेट होगी। एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो फ्लो चार्ट मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि जगह ही नहीं है नीचे। रबिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन। दोनों ही बॉडीज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही बॉडीज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैं एक बार फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो ये देखो, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को बस सबसे कम एनर्जी चाहिए इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ले जाना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसको पुल करने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको खींचना आसान है, उसको ले जाना आसान है, उसके लिए लेसर एनर्जी चाहिए, या ये ऐसे बोल सकते हो कि सबसे कम एनर्जी चाहिए अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। अब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस हीट एनर्जी को कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि देखा गया कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किस पे, प्लास्टिक पे। ग्लास से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किस पे, प्लास्टिक पे। अब मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में बात कर रहा हूं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इसके पास चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज इसी के पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और वो चार्ज का नेचर कैसा होता है, तो ये चार्ज का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेचर होता है। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास होता है। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, सेम 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो अब मैं बात करता हूं फिर से, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है या चार्ज पार्टिकल है। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इज नॉट चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज नहीं है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है ना। मैं फिर से बात करूं, तीन बेसिक पार्टिकल्स, तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन तीनों पार्टिकल्स हैं। और पार्टिकल क्या होता है, ऐसी चीज जिसके पास मास होता है ना, जिसके पास मास, और ऑलमोस्ट मास सबके पास होता है। तो इनके पास, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है। मास को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है, पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं, सब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इन तीनों के पास मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है ना। क्लियर हुआ। तो अब मैं फिर से बताऊं, रबिंग की वजह से ग्लास एनर्जी मिली, तो ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो उछल करके आ गया किसके ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया किसके ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव।
तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो जो चार्जिंग होती है वो क्या हो जाएगी? ग्लास ने अपनी निगेटिविटी दे दी तो वो क्या बन गया? पॉजिटिव। इसीलिए इसकी चार्जिंग को क्या बोला जाएगा? प्लस ई। और प्लास्टिक को क्या बोला जाएगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गया तो चार्ज भी आ गया, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? अगर मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जंप करता है और रबिंग हुई, तो अब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? +2e। और इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? -2e। एक और इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कितना हो जाएगा? +3। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? -3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्जिंग कैसे होता है। चार्जिंग कैसे होता है? एक चीज देखो, -e + e इज इक्वल टू 0, -2e + 2e इज इक्वल टू 0, -3e + 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चार्ज को आपने क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम आगे पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व रहता है। दुनिया में किसी की औकात या हैसियत नहीं है कि वो चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सके। सेम लाइक एनर्जी, है ना? एनर्जी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं एनर्जी प्रोड्यूस करता हूं तो वो गलत बोलता है, कि डोंट नो द फिजिक्स। क्लियर है? चलिए, समझ में आया ये बात? अब आप लिख लो भाई, मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, लिख लो। जल्दी लिखो क्योंकि ज्यादा टाइम जो है। हो गया सर। हो गया? हाँ मेरा तो हो गया, बाकी लोग से पूछ लीजिए। चलो, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं 30 सेकंड का और टाइम दूंगा और उसके बाद तुरंत मिटा दूंगा। फ्रिक्शन और रबिंग समझ आ गया? मैथ्स कैसे चार्जिंग करते हैं? हाँ सर। फीलिंग आ रही है ना फिजिक्स की? हाँ सर। तो चलो, थोड़ा पास कर लीजिए, इतना क्लियर नहीं है। इतना क्लियर नहीं है? अच्छा। हाँ हाँ सर, अब सही है। सर हो गया। चलो, अब मैं मिटा रहा हूं। तो ये हो गया फ्रिक्शन बाय रबिंग। तो कैसे होता है? दो बॉडीज को हमने रब किया। अच्छा देखो, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया, जिस बॉडी से नेगेटिव चार्ज गया, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिला उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और ये जो प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस में डिफरेंस क्रिएट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, एक और बात, क्या हर दो बॉडीज को हम रगड़ेंगे तो चार्ज आएगा? जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकूं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर आप पुल नहीं कर सकते हो तो चार्जिंग नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, कोई भी आप दो पेयर, एक पेयर ले लोगे दो चीजों का और आप बोलोगे कि नहीं चार्जिंग हो जाएगा, तो भाई पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा हो सकता है रब करना पड़े तब जाकर के चार्जिंग पॉसिबल होता है। इजिली चार्ज कौन हो जाते हैं? यही मैंने आपको एक एग्जांपल यहीं पे दे दिया। प्लास्टिक और ग्लास हो गया, है ना, रेशम हो गया, फर हो गया, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी आपके बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स कभी नहीं आते हैं लेकिन थोड़े बहुत कम से कम एक ही याद रखना कि प्लास्टिक और ग्लास को अगर आप रगड़ोगे तो प्लास्टिक कौन सा चार्ज होगा? प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज आएगा। और ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव जिस पे आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जिस पे आ रहा है इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। और ट्रेवल इलेक्ट्रॉन ही करता है, कभी प्रोटॉन ट्रेवल नहीं करता है, कभी न्यूक्लियस नहीं ट्रेवल करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, है ना? चलो, अब आ गया फ्रिक्शन। एक मेथड तो हो गया।
अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। फ्रिक्शन के बाद है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। second method is कंडक्शन। क्या होता है ये कंडक्शन भाई? अगर एक बॉडी है और वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, क्या है, वो ऑलरेडी चार्ज है। कैसे? फ्रिक्शन वेक्शन से हुआ होगा कभी, कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज है। और एक दूसरी बॉडीज लेते हैं जो कि अनचार्ज है, जो कि कैसी है, न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रख दिया, इसके ऊपर प्लस 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 जो है वो क्या करेगा, प्लस प्लस। एक और चीज बता दूं, प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। माइनस माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सन होता है। और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो केवल अट्रैक्टिव टाइप का होता था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस। और अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, इसलिए फोर्स भी दो तरह के हो गए। कौन कौन सा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन मास केवल एक ही होता है, मास में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, इसीलिए मास केवल कौन सा, दो मास के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो, जब प्लस प्लस हो गया तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे 3 4 7 प्लस थे, लेकिन अब बॉडी मिल गई, और यहाँ पे बॉडी जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो कुछ चार्जेस क्या होंगे, कुछ चार्जेस। अब बॉडी मिल गया है तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, दुश्मनी है। तो पहले तो दुश्मन एक छोटी सी बॉडी में कंसंट्रेटेड थे, लेकिन अब टच हो गई दूसरी बॉडी, तो ये प्लस, दूसरा प्लस इससे बहुत दूर जाना चाहेगा, जितनी दूर जा सकता है, बस हवा में नहीं जा सकता। एक प्लस इधर आ गया, एक प्लस इधर आ गया, एक प्लस इधर आ गया, एक प्लस यहाँ आ गया, एक प्लस यहाँ आ गया, और इस तरह से प्लस प्लस प्लस। तो चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर इस बॉडी पे पहले 4 कूलम चार्ज था, इस बॉडी पे 0 चार्ज था, अगर दोनों को टच करा देंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोनों अगर सेम साइज और सेम साइज, सेम शेप और सेम मटेरियल की बॉडीज हैं, सेम मटेरियल की बॉडीज हैं, ये कंडीशन याद रखना। तो ये भी 2 कूलम चार्ज यहाँ पे भी हो जाएगा और 2 कूलम चार्ज यहाँ पे भी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, 2 कूलम का मतलब? देखो, इसके पास पहले 4 कूलम चार्ज था, इसके पास जो 0, ये 4 कूलम कैसा था, पॉजिटिव। अब 2 कूलम पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हुआ है, देखो, इसकी पॉजिटिविटी कम हुई है, 4 से 2 हुई है, और इसकी पॉजिटिविटी बढ़ी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ है, 4 से 0 या 0 से 4। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है 0 to 4। कैसे? क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी देखो डिक्रीज हुई है और इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई है। मैं और भी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, एक बार इसको लिख लो, मैं फिर से देता हूं। मान लो ये है -4 कूलम और ए वाली बॉडी है 0 कूलम। अब आपने इसको टच करा दिया, टच कराने के बाद ये कितना हो जाएगा, -4 + 0/2, -2 कूलम ऑन ईच बॉडी, -2 -2। पहले ये -4 था और ये 0 था। अब देखो इसकी निगेटिविटी क्या हुई है, -4 से -2 हुई है। -4 से -2 डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, इसकी निगेटिविटी डिक्रीज हुई है। देखो, -4 ज्यादा निगेटिव होता है, -2 कम निगेटिव होता है। तो -2 अब कैसा है, ये पॉजिटिव बना है, ये पॉजिटिव बना है। और 0 से -2 मतलब ये कैसा बना है, ये निगेटिव बना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ है, इधर से इधर हुआ है। बॉडी 1 से बॉडी 2 पे हुआ है और इसमें बॉडी 2 से बॉडी 1 पे हुआ है। अगर इस बॉडी का नाम मैं ए दूं, इसका बी दूं, तो अभी ट्रांसफर किधर से किधर हुआ है, बी टू ए हुआ है। और इसमें बॉडी, इस बॉडी में ट्रांसफर किधर से किधर हुआ है, इस बॉडी में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ए टू बी हुआ है। चलो लिख लो, और एक आध दो एग्जांपल देते हैं। आज यहीं पे खत्म करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में,
कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थोड़ा इंडक्शन लंबा है, 2 क्वेश्चंस भी उसमें करने हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। फिलहाल एक दो क्वेश्चंस और इस पे करते हैं कंडक्शन पे, ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चार्जिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे, न्यूमेरिकल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में। चलो मिटा दूं। यस सर। देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन का और भी एग्जांपल लें। ये सपोज एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, इसके पास चार्ज है 10 कूलम और इसके पास चार्ज है 2 कूलम। दोनों को टच कराया, टोटल चार्ज कितना हो गया 12 कूलम। तो 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6 कूलम। एक दूसरे पे होना चाहिए दोनों पे, क्योंकि दोनों सेम साइज और सेम मटेरियल की हैं। 6 कूलम। तो देखो इस बॉडी ए का इनिशियली कंडीशन था 10 कूलम, और ये इनिशियल कंडीशन है, और फाइनल कंडीशन क्या है 6 कूलम। बॉडी बी का इनिशियल कंडीशन था 2 कूलम और फाइनल कंडीशन क्या है 6 कूलम। अब देखो इसका क्या हुआ है, बॉडी ए की बात करें, बॉडी ए की बात करें तो इनका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, और इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब अगर किसी का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आया है, और किसी का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन उससे गया है। तो बॉडी ए का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया है बी टू ए, इसीलिए उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ है बी टू ए। और एग्जांपल लेते हैं, अगर यही 10 2 की जगह होता -10 कूलम और -2 कूलम, देखो ध्यान से -2 कूलम, अब दोनों को अटैच कर दिया, दोनों को बस एंड टू एंड लगा दिया, बस टच करा दिया, तो अब कितना हो जाएगा -12/2, तो -6 कूलम ऑन ईच, -6 कूलम ऑन ईच। फिर से वही चार्ट बनाते हैं, इनिशियल फाइनल, बॉडी ए बॉडी बी, ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है। बॉडी ए का इनिशियल -10 था, फाइनल कितना हो गया -6 कूलम। बॉडी बी का इनिशियल -2 कूलम, फाइनल -6। अब देखो क्या हुआ, बॉडी ए की बात करें तो -10 से -6, निगेटिविटी डिक्रीज हुई है, मतलब क्या हुआ है पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई है। और इसमें निगेटिविटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब पॉजिटिविटी घटी है। तो ए ज्यादा पॉजिटिव हुआ है और बी क्या हुआ है बी नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ है ए टू बी। क्या सबको समझ में आया? ये जितना सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकता था मैंने दिया, 3-4 एग्जांपल्स आपको बताया, है ना। तो ये रहा आपका चार्जिंग कैसे होता है। तो पहली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरी चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर आप टच करा दोगे और दोनों सेम साइज शेप और मटेरियल की हैं, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। अगर दोनों सेम साइज शेप की नहीं है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली होगा। मान लो एक बॉडी बहुत छोटी है और एक बॉडी बहुत बड़ी है, और इसके पास 5 कूलम चार्ज है, तो फिर और इसके पास 0 चार्ज है, लेकिन टच कराने के बाद क्या होगा, तो फिर वो साइज के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो ऐसा हो जाएगा कि 1 कूलम इसके पास आ जाएगा और 4 कूलम इस बड़ी वाले के पास हो जाएगा। साइज डिसाइड करेगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। ये हम साइज की बात भी करेंगे, है ना। चलो तो ये, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा आता है इसका। फिलहाल तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया, क्या क्लियर किया आज कि चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर है? चलो मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, है ना।
थैंक यू सर। आपको समझ में आया ना? चलो। हाँ